हेलो दोस्तों, मेडवलिस्टी का तुगलक वंश देखेंगे। तुगलक वंश से 1320 से ये 1440 लिखा है तो 1414 है। ठीक है, 1414 तक इन्होंने शासन किया था, ये 1440 नहीं होगा। ये टोटल 94 साल तक शासन किए थे, 94 साल तक इन्होंने शासन किया था। तुगलक वंश की स्थापना किसने किया था? तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने किया था। दिल्ली सल्तनत में जो इस यानी कि दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के शासकों में सबसे अधिक समय तक इसका शासन किया गया था। कितना? 94, 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक इसका शासन काल चला था। इस वंश में कुल 8 शासक हुए थे। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, अबू बकर, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह व लास्ट में था नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, दिल्ली पर शासन करने वाले तुर्क राजवंशों में अंतिम तुगलक वंशी था। ठीक, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का एक अंतिम शासक था। अब सवाल ये है कि इसकी उत्पत्ति में यानी कि इनके नामकरण, तुगलक वंश के नामकरण, इनकी जाति पर बड़ा मतभेद था। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ कि अमीर खुसरो की एक तुगलकनामा से स्पष्ट होता है कि तुगलक सुल्तान का व्यक्तिगत नाम था, जाति नाम नहीं था। इब्न बतूता ने तुगलकों को तुर्किस्तान और सिंधा के मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र में बसने वाले करौना वंश का बताता है, और अधिकांश विद्वान जो हैं वो इब्न बतूता के मत से सहमत हैं। मिर्जा हैदर ने अपने तारीख ए रसीदी में तुगलकों को चगताई मंगोल कहा है। चगताई मंगोल किसने कहा? मिर्जा हैदर ने कहा है। तारीख ए रसीदी में मार्को पोलो ने इन्हें मिश्रित जाति का माना है। इनके पिता तातार और माताएं भारतीय थी। ठीक, इसी तरह जो कुछ और का मत है, एमजिक का मत है, करौना संस्कृत शब्द कर्ण से संबंधित है जिसका अर्थ है मिश्रित जात। चलिए गयासुद्दीन तुगलक देख लेते हैं। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। इनकी उपाधि क्या थी? इनकी उपाधि गाजी थी। गाजी जो दिल्ली का प्रथम शासक था जो यह उपाधि धारण किया था। गाजी का मतलब है काफिरों का घातक। क्या है? काफिरों का घातक। गाजी का अर्थ है काफिरों का घातक। ठीक, इनका प्रारंभिक नाम क्या था? गाजी तुगलक या फिर गाजी बेग तुगलक। ये जन्म से भारतीय थी। इनकी माता पंजाब की जाट महिला थी और इनके पिता बलबन का एक तुर्की दास था। और अफीक व इब्न बतूता के अनुसार गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आया था। क्यों आया था? क्योंकि वह एक जीविका की खोज में आया था, यानी कि खाने पीने की खोज में आया था, और जलालुद्दीन खिलजी के अंगरक्षक, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी के अंगरक्षक के रूप में भर्ती हो गया था। तुगलकनामा के अनुसार वह जलालुद्दीन खिलजी के अंगरक्षक के रूप में भर्ती हुआ था। और सर्वप्रथम उसने क्या किया? सर्वप्रथम उलूग खां के नेतृत्व में रणथंभौर के घेरे के समय अपनी योग्यता का इसने परिचय दिया। जब उलूग खां की मृत्यु हो गई तो अलाउद्दीन की सेवा में यह आया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही इसकी पद और प्रतिष्ठा की वृद्धि हुई थी। इसकी पद और प्रतिष्ठा की वृद्धि अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुई थी। उसके सैनिक योग्यता और समर्पण की भावना देखकर अलाउद्दीन उससे प्रेरित हुए और उसे सीमा रक्षक पद दिए। क्या? सीमा रक्षक पद दिया, सीमा रक्षक का पद दिया। और इस पद पर रहते हुए गयासुद्दीन तुगलक ने इकबाल मंदा के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण के विरुद्ध सफलता प्राप्त की और मंगोलों की सीमा के अंतर्गत उसने क्या वसूला? राजस्व वसूला। फिर आगे चलकर इस सफलता के बाद उसे अलाउद्दीन ने अभियानों का अध्यक्ष और दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त किया। सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के राज्यकाल में उसे उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का सूबेदार नियुक्त किया गया। इस कार्य को इस कार्य को उसने बड़ी योग्यता से अंजाम दिया और मंगोलों के विरुद्ध जो सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा प्रदान किया। समकालीन स्रोतों के अनुसार उसने मंगोलों के विरुद्ध 29 बार आक्रमण किया था और विजय प्राप्त की थी। किंतु अमीर खुसरो का मानना है कि इन्होंने 18 बार, यानी कि जो गयासुद्दीन तुगलक था 18 बार, और बर्नी ने इसे 20 बार विजयों का वर्णन किया। और मंगोलों को पराजित करने के कारण ही इसे गयासुद्दीन तुगलक को मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्धि मिली। गयासुद्दीन तुगलक मध्यकालीन भारत के इतिहास में सर्वप्रथम सर्वसम्मति से सुल्तान बनने वाला शासक था। उसने शासक का प्रथम प्रतीक यानी कि शाही छत्र खोखर सरदार गुलचंद से प्राप्त किया। ये पराजित लिखा है, इन्होंने प्राप्त किया। उसने शासक का प्रथम प्रतीक शाही छत्र खोखर सरदार गुलचंद से प्राप्त किया। नासिरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या करने के बाद अमीरों के आग्रह पर वह गद्दी पर बैठा था। जब नासिरुद्दीन शाह की हत्या हो गई तो अमीरों ने आग्रह किया, हाथ जोड़कर विनती किया कि गयासुद्दीन भाई साहब आप चलिए गद्दी पर बैठिए। और प्रोफेसर हबीब ने क्या लिखा है कि वह उसका हाथ पकड़कर ले गए। प्रोफेसर हबीब ने लिखा है कि अमीरों ने गयासुद्दीन तुगलक के हाथ पकड़कर ले गए और सिंहासन पर बैठाया और गयासुद्दीन के खिताब सहित उसे सुल्तान घोषित किया। अपने राज्यारोहण के समय में उसने अलाउद्दीन की कृपा के कारण मैंने यह पद प्राप्त किया है जहां तुम मुझे देख रहे हो। ठीक, अब जब इस सवाल ये हो गया कि जब वह गद्दी पर बैठा
तो गैसुद्दीन तुगलक ने खुसरो शाह के सहायकों को निष्कासन कर दिया। जो भी खुसरो शाह के निकट संबंधित थे उनको क्या कर दिया, निकाल दिया, और अपने मित्रों और संबंधियों को क्या कर दिया कि प्रशासनिक ढांचे में शामिल किया और उसे पुनर्गठित किया। इसी क्रम में आगे चलकर उसने अपने भतीजे मलिक असदुद्दीन को नायब बारबक तथा मलिक बहाउद्दीन को अर्ज ममालिक नियुक्त किया। मलिक जफर नायब ए अर्ज बना और सुल्तान का जमाता यानी कि जो दामाद था मलिक सादी दीवाने वजारत यानी कि वित्त मंत्रालय का निरीक्षक नियुक्त किया, और काजी कमालुद्दीन को काजी उल कज्जात यानी कि सद्र जहां की उपाधि प्रदान की गई, और शमसुद्दीन को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया। किसे? शमसुद्दीन को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया। बलबन की तरह ही गयासुद्दीन ने भी अपने पुत्रों को उपाधियां प्रदान करना और उन्हें प्रतिष्ठा में वृद्धि करने का प्रयास किया। अपने जेठ पुत्र यानी कि मलिक फखरुद्दीन जूना खां को उलूग खां की उपाधि दी, और बाकी जो 4 पुत्र थे बहराम खां, जफर खां, नुसरत खां और महमूद खां को भी उपाधियों से विभूषित किया था। इनकी कुछ कार्य देख लेते हैं, गयासुद्दीन तुगलक के कार्य क्या हैं। अब जैसे ही ये गद्दी पर बैठे थे इनके सामने क्या था, इनके सामने बहुत सारी परेशानी या कठिनाइयाँ थीं। ठीक, तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो स्थापित था सुल्तान के पद की गरिमा मुबारक खिलजी और खुसरो शाह ने नष्ट कर दिया था। अब गयासुद्दीन के सामने एक समस्या थी कि जो सुल्तान के पद की गरिमा खत्म हो चुकी थी उनको पुनः स्थापना करना है, और साम्राज्य की सीमाएं दूर दूर तक फैले होने के कारण उन पर केंद्रीय नियंत्रण का अभाव था। ऐसे में क्या हुआ कि जो प्रांत थे, प्रांतों में बार बार विद्रोह हो रहे थे, और सिंध पर नाममात्र का नियंत्रण रह गया। आगे चलकर यहाँ का सूबेदार अमर ने ठट्टा और निचले सिंध पर अधिकार कर एक स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार करने लगा। ठीक, तो आगे चलकर देखते हैं कि कार्य क्या है। पहला है प्रशासनिक कार्य है, प्रशासनिक सुधार है। देखो, राज्य की जो अंदर की व्यवस्था थी उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए गयासुद्दीन ने बहुत सारे सुधार किए। अमीर खुसरो ने तुगलकनामे में कहा कि गयासुद्दीन के कार्यों का उल्लेख किया है। ठीक है, अमीर खुसरो ने तुगलकनामा में गयासुद्दीन के कार्यों का उल्लेख किया है। अमीर खुसरो ने कहा है कि उसने कुछ भी वैसा नहीं किया जो विवेक एवं बुद्धि से परिपूर्ण न हो, या कहा जा सकता है कि वह 100 पंडितों का शिरोवस्त्र अपने राजमुकुट के नीचे धारण किया था। अब प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए तुगलक ने यानी कि गयासुद्दीन तुगलक ने सर्वप्रथम अपनी आंतरिक स्थिति को मजबूत किया। सर्वप्रथम उसने जो प्रचलित कानून था उनको इकट्ठा करवाया और उन्हीं कानूनों के अनुसार अपने व्यक्तिगत जीवन बना लिया, और बरनी के अनुसार सुल्तान ने वह कार्य कुछ दिनों में कर दिखाया जो अन्य सुल्तान वर्षों में किए थे। उसने सभी विशेषाधिकार और जागीरों के गोपनीय जांच करवाया और सभी अवैध अनुदानों या जागीरों को जब्त कर लिया, यानी कि उन्हें अपने हाथ में ले लिया, और उन सभी को धनराशि वापस खजाने में जमा करने का आदेश दिया था, जो खुसरो ने मनमाने ढंग से रूप में उन्हें दिया था। ठीक है, इसी क्रम में उसने क्या किया कि दिल्ली के एक सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया से भी उसने कहा कि भैया आप जो 5 लाख टका लिए थे उसको लौटा दीजिए, जो उन्हें धार्मिक अनुदान के लिए खुसरो खां ने दिया था। लेकिन निजामुद्दीन औलिया ने यह कहकर धन लौटाने से मना कर दिया कि हमने उस सारे धन दान में कर दिए, और इस घटना के कारण सूफी संत यानी कि निजामुद्दीन औलिया से और सुल्तान गयासुद्दीन सुल्तान थे क्या वो मनमुटाव चलता रहा। भ्रष्टाचार और गबन के रोकने के लिए इसने अधिकारियों को अच्छा वेतन दिया और ईमानदारी एवं योग्यता को प्रमाण देने के लिए अधिकारियों को पदोन्नति दिया था। आगे सैनिक सुधार इसने किया। सैनिक सुधार में क्या भाई, देखो गयासुद्दीन तुगलक एक खुद सेनापति था, एक कुशल एक अच्छा सेनापति था, तो उसे सैनिकों से क्या था, विशेष लगाव था, ज़्यादा लगाव था। तो बर्नी ने कहा है कि सैनिकों के प्रति उसका स्नेह उसके माता पिता से अधिक था। उसने सर्वप्रथम क्या किया, चेहरा हुलिया यानी कि सैनिक पंजिका तथा दाग यानी कि घोड़े को चिन्हित करने के नियम को कठोरतापूर्वक लागू किया। सैनिकों की आर्थिक दृष्टि से संतुष्ट रखने के लिए इक्तादारों को इन्होंने क्या दिया, आदेश दिया कि वे किसी भी सैनिक को उचित वेतन और भत्ते का दुरुपयोग ना करें। मुक्ता और वली द्वारा सैनिकों के वेतन से कमीशन काटने की कुप्रथा को बंद कर दिया। गयासुद्दीन ने स्वयं सैनिकों के वेतन रजिस्ट्रार क्या कर दिया, वेतन रजिस्ट्रार वसीलात हस्म की जांच करना स्वयं आरंभ किया। ये अपने हाथ में ले लिया और ताकि उनके सैनिकों के वेतन रजिस्टर था अपने हाथ में लेकर जांच करना शुरू कर दिया। आगे इन्होंने यातायात एवं डाक व्यवस्था सुधार जो है किया, यातायात एवं डाक व्यवस्था में सुधार किया। देखो दिल्ली सल्तनत के अन्य सुल्तानों की तरह ही गयासुद्दीन तुगलक ने भी यातायात व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सल्तनत काल में यातायात व्यवस्था तथा डाक प्रणाली को पूर्ण रूप से व्यवस्थित करने का श्रेय इसी को जाता है, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक को प्राप्त है। सेना की सुविधा के लिए यातायात के साधनों में सुधार किया, सड़कें ठीक करवाई, पुलों और नहरों का निर्माण करवाया। ठीक है, शीघ्रता के लिए प्रत्येक 3/4 मील पर डाक लाने वाले कर्मचारी और घुड़सवारों को इसने नियुक्त किया।
ताकि जैसे एक स्थल से चल के दूसरे स्थल पर पहुंचने के लिए उन्हें ज़्यादा दूर तक ना जाना पड़े। हर 3/4 मील पर एक एक जो है डाक लाने वाले कर्मचारी और घुड़सवारों को नियुक्त किया गया था। तो भारत में मध्ययुगीन डाक व्यवस्था साधारण लोगों के उपयोग के लिए नहीं था। तो सामान्य डाक का कोई नियमित प्रबंध नहीं था, लेकिन शाही डाक के लिए यह एक उत्तम व्यवस्था थी। ठीक, तो डाक विभाग जो था वो वरीदे मुमालिक नामक मंत्री के अधीन था, जो सूचना विभाग का प्रमुख था। डाक विभाग की कार्यकुशलता का विस्तृत विवरण मोरक्को के निवासी इब्न बतूता ने दिया था, ठीक, जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। अगर है लोक कल्याणकारी कार्य इसने किया। लोक कल्याणकारी कार्य में किसकों की सिंचाई के लिए इसने नहरों का निर्माण किया। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में यह पहली बार हुआ जब गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में निर्धनों के लिए या गरीबों के लिए सहायता का आयोजन किया गया। राज्य की ओर से पहली बार खिलजी कन्याओं के विवाह की व्यवस्था की गई और असहाय और निर्बल लोगों के जीवन यापन का प्रबंध किया गया। आगे क्या किया, आर्थिक नीति देख लेते हैं। आर्थिक नीति में क्या है कि गयासुद्दीन तुगलक जब गद्दी पर बैठा तो उस समय साम्राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी, बहुत दयनीय थी। राजकोष क्या था, पूरी तरह से खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि खुसरो खां ने बहुत सारे पैसे को दे दिया था और रिक्त को या जो खाली कोष था उसको पुनः भरने के लिए साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को संगठित करना गयासुद्दीन ने बहुत ध्यान दिया, विशेष ध्यान दिया। और इसी उद्देश्य के चलते उसने राजस्व सुधार की एक व्यवहारिक योजना बनाई। उसने अलाउद्दीन खिलजी के कठोर प्रणाली और उसके उत्तराधिकार के अत्यधिक उदार सामंता के बीच उसने क्या कर दिया, मध्यवर्ती नीति अपनाई, और जिसे बर्नी ने क्या बोला, रस्म मियाना या तरीक ए इतदाल कहा। गयासुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू की गई भूमि लगान और मंडी संबंधी नियम के पक्ष में नहीं था। ये नियम के पक्ष में नहीं था। गयासुद्दीन ने भू राजस्व संबंधी सुधार के 3 स्तरों पर लागू किया। पहला क्या लागू किया, पहला मुक्ताओं यानी कि प्रांतीय राज्यपाल, दूसरा मुद्दमों गांव के मुखिया, और तीसरा किसान। ठीक है, किसान यानी कि कृषक जो भी थे। और इन तीनों में किसानों के हितों को प्राथमिकता दी गई। किसानों को बोझ हल्का करने के लिए अलाउद्दीन के भूमि नापने, ठीक है, अलाउद्दीन जो भूमि नापने की प्रक्रिया थी, हुक्म मसाहत तथा प्रति बिस्सा उपज का नियम रद्द कर दिया और उसने खुद एक प्रक्रिया अपनाया, उपज में साझे यानी कि हुक्म हासिल अथवा गल्ला बटाई के नियम को लागू किया। इससे 2 लाभ हुए। पहला लाभ हुआ कि किसानों से होने वाले उन्नत लाभ निश्चित कर दिया गया। दूसरा, फसल के पूर्ण अथवा आंशिक खराबी पर ध्यान दिया गया। ठीक, तो लगान वसूलने वाले पुराने मुकदमों तथा खोतों की उनके विशेषाधिकार पुनः बहाल कर दिया गया और खेत और चारागाह को करमुक्त कर दिया गया यहाँ पर। और उसके बाद आगे चलकर गयासुद्दीन तुगलक ने क्या कर दिया कि किसानों के लगान में कमी कर दिया। और गयासुद्दीन तुगलक सल्तनत काल में नहरें बनाने वाला प्रथम शासक था। उसने किसानों को लुटेरों से बचाने के लिए दुर्गों का निर्माण करवाया। अमीर तथा इक्तदारों द्वारा लगान वसूली में ठेकेदारी प्रथा यानी कि बोली दिलवानी को बंद करा दिया। इसने बोली दिलवानी ठेकेदारी प्रथा को बंद करवा दिया। आगे चलकर फवाजिल या अतिरिक्त इक्तदारों को केंद्रीय कोष में जमा करने के उपाय किए गए। इसने एक नियम बनाया कि 1 वर्ष में भू राजस्व 1/10 से 1/11 से अधिक वृद्धि नहीं की जाएगी। ठीक,